अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हम लोगों को देखना है मगध साम्राज्य में कितने लोगों ने अपना शासन किया। मगध के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मगध एक महाजनपद था और मगध की क्या स्थिति रही कि उसने अन्य महाजनपदों को हराया और बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ महाजनपद के रूप में बना। ये भी मैं मगध वाले में बता चुकी हूँ, आप उसे जरूर देखना। आज हमें देखना है कि ये जो मगध राज्य था ये इतना इंपॉर्टेंट बन गया था, तो इसमें जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे, क्योंकि ये मगध राज्य बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसमें शासन करने वाले, जो रूल करने वाले शासक थे वो भी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। जैसे कि मगध मध्यकाल में जो दिल्ली थी वो बहुत ज्यादा स्पेशल राजधानी बन गई थी, मतलब बहुत प्रमुख केंद्र बन गया था, क्योंकि वह सत्ता का मेन केंद्र थी, मतलब बड़े बड़े राजाओं ने उसमें अधिकार किया था। उसी तरीके से हमें देखना है कि मगध में कौन कौन से वंश ने, कौन कौन से राजाओं ने अधिकार किया था। तो सबसे पहले मगध साम्राज्य में जिस वंश ने अधिकार किया था उस वंश का नाम है हर्यक वंश। इस वंश को नाम दिया जाता है हर्य वंश, या इसका दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं पितृहंता वंश। अब इसको पितृहंता वंश कहने के पीछे रीजन ये है कि ये एक ऐसा वंश था जिसमें पिता की हत्या की गई थी। दैट्स वाई इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक, आपको ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है कि मगध में जो भी वंश आया वो और उसके संस्थापक कौन थे, और उसका जो प्रमुख राजा था जिसका बहुत ज्यादा शौर्य रहा हो उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुगल साम्राज्य, उनके संस्थापक थे बाबर, लेकिन इंपॉर्टेंट शासक कौन है? अकबर। तो इसी तरीके से इसमें भी कौन से वंश के संस्थापक और जो इंपॉर्टेंट राजा वो और उनके कार्य, ये चीजों को ध्यान में रखना है। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार को हर्यक वंश के संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार, जो कि ये जो बिंबिसार थे, आपको मैंने बताया था। अच्छा, इनका टाइम पीरियड क्या है ना, ये टाइम पीरियड लगभग लगभग वो ही है जिस टाइम में बौद्ध काल की शुरुआत हो रही थी और जैनिज्म की शुरुआत हो रही थी। तो ये काल लगभग लगभग 500 ईस्वी पूर्व के आसपास का है, जिसमें ये सारे वंशों की स्थापना हुई थी। तो इसका काल देखते हैं सबसे पहले हर्यक वंश का, 544 ईस्वी पूर्व, यानी कि लगभग 544 ईस्वी पूर्व के आसपास इस वंश की शुरुआत होती है, जिसके पहले संस्थापक है बिंबिसार। मैंने अभी बताया था इसी टाइम पर जो है बौद्धिज्म की भी शुरुआत हो रही थी। तो बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ये बहुत बार पूछा जाता है, जिस टाइम में गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म चल रहा था उस टाइम पे उनके समकालीन राजा कौन थे। तो इस टाइम पे समकालीन राजा थे बिंबिसार। तो लिखना, ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं और लिखने भी हैं। नंबर 1 पॉइंट हो गया कि ये समकालीन थे। और सबसे पहले तो आपको समझ गए हो ना कि संस्थापक है, संस्थापक, ये पहला प्रमुख वंश है हर्यक वंश। अब इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है हर वक्त, क्या होता है ना, जो मगध है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है जनपद, लेकिन इसके जो है राजधानियां लगातार चेंज होती रही है। तो राजधानी को लेकर भी बहुत बार सवाल बनता है कि इनके टाइम पे राजधानी क्या थी, क्योंकि हर राजा के समय में राजधानियां चेंज हुई है। तो मगध की राजधानी बिंबिसार के समय में, या पहली राजधानी के रूप में आप इसे कहेंगे, तो राजगृह थी। तो राजधानी क्या थी इस टाइम पर? राजगृह, राजधानी राजगृह। बिंबिसार के बारे में एक जो युद्ध का वर्णन मिलता है या फिर एक इनके विजय का वर्णन मिलता है, तो जो अंग महाजनपद था, मैंने आपको 16 महाजनपद दिखाया, उनकी राजधानी बताई है, वो जरूर देख लीजिएगा। तो इस टाइम में जो अंग महाजनपद था, तो इन्होंने अंग महाजनपद को हराया था। अंग महाजनपद, तो कौन से महाजनपद को हराया था? अंग महाजनपद को हराया था। ठीक है, एक बार आप फटाफट इतना लिखिए, फिर मैं आगे के लिखाती हूँ। बिंबिसार के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखती हूँ। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा था कि इन्होंने अंग महाजनपद को हराया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने ना अन्य महाजनपदों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा मगध का राजा था जिसने अन्य महाजनपदों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो वो है बिंबिसार। तो इनकी जो है अन्य महाजनपद के साथ ही त्रियक नीति इसको कहते हैं। उसमें कौन कौन सी नीति आती है तो देखिएगा, अन्य महाजनपदों साथ त्रियक नीति अपनाई। तो कौन कौन सी नीति है?
पहली थी विवाह, यानी कि अगर विवाह कर दिया जाए तो सीधी सी बात है, जिस भी साम्राज्य के साथ आपका विवाह हो रहा है तो उसके साथ आपके संबंध बन गए। अगर आप अपनी बेटी किसी दूसरे महाजनपद वाले को दे रहे हो तो आप शायद ही उस पर आक्रमण करोगे, आप उस पर आक्रमण करना नहीं चाहोगे, क्योंकि जो कष्ट आपके महाजनपद भुगतेगा वही कष्ट आपके बेटी को भी भुगतेगा, और वही आपकी बेटी जो अब उनकी संबंध स्थापित हो चुके हैं, तो संबंधियों के साथ खासकर ऐसे बिहेव होता था। तो इस वजह से विवाह संबंध की वजह से क्या है, युद्ध ज्यादा नहीं करने पड़ते थे। और दूसरी थी युद्ध, यानी कि जिनके साथ भी विवाह नहीं होता था और जिनके साथ युद्ध करना बहुत ज्यादा अपरिहार्य हो जाता था उनके साथ युद्ध। और तीसरी थी मैत्री, यानी कि जिन भी व्यक्ति जिस भी साम्राज्य के साथ अगर आप युद्ध नहीं कर सकते हैं, विवाह भी नहीं कर सकते, तो मैत्री संबंध, अगर आपको लगता है कि मैत्री संबंध हो सकता है तो मैत्री संबंध। तो ये नीति अपनाई थी बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के समय में, अपने मगध साम्राज्य के समय में। ये तीनों नीति के अनुसार चले थे, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सी अपनाई थी, विवाह नीति। तो इसके खास कर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कर देना, इंपॉर्टेंट, ठीक है, विवाह नीति जो कि इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य में ना अच्छा, जो इस टाइम में मैंने आपको बताया बौद्ध और जैन दोनों चल रहे थे, तो जैन साहित्य में इनको एक नाम दिया गया है बिंबिसार को। तो जैन साहित्य में क्या नाम आता है, तो लिखना है जैन साहित्य में, जैन साहित्य में इन्हें श्रेणी कहा गया। ठीक है ना, तो जैन साहित्य में श्रेणी कहा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ध्यान रखनी है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इंपॉर्टेंट चीज ही मैं बता रही हूँ, कि इन्होंने पहली बार स्थायी सेना रखी थी। तो इनके साम्राज्य में क्या थी, स्थायी सेना, स्थायी सेना का गठन, यानी कि इन्होंने स्थायी सेना का गठन किया था। आप ऐसे लिखना पूरा करके कि इन्होंने स्थायी सेना का गठन किया था। तो ये मगध साम्राज्य का पहले वंश के पहले संस्थापक यानी कि पहले राजा के बारे में हमने देख लिया, बिंबिसार। अब हम देखेंगे इनके पुत्र के बारे में, जिनका नाम है अजात शत्रु। तो इसको फटाफट से लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो दूसरे, अब सेकंड जो इसमें राजा है वो है अजात शत्रु। अजात शत्रु का नाम बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा, कि अजात शत्रु को बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से प्रमुख शासक भी है, और दूसरे मैंने बताया था ना, एक तो इनके संस्थापक है और प्रमुख। तो ये हर्यक वंश के संस्थापक के बाद जो प्रमुख है, मतलब प्रमुख ओवरऑल, ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख शासक कौन है, अजात शत्रु है। ठीक, तो ये कौन है, सबसे पहले ये बिंबिसार के पुत्र, बिंबिसार के पुत्र, और इस वंश के प्रमुख संस्थापक, सॉरी प्रमुख शासक, इस वंश के प्रमुख शासक हैं। नंबर थर्ड, यही वो अजात शत्रु है जिसने अपने पिता की हत्या की थी, और हत्या करने के बाद शासन पर बैठे थे, मतलब अपना शासन मतलब कि अपनी राजगद्दी में बैठे थे, तो पिता की हत्या की। इसी वजह से इस वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश, पिता की हत्या की। पिता कौन है, ये भी पूछा जाता है, हाँ सिंपली, कि अजात शत्रु के पिता का नाम क्या है, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या है। तो ठीक है ना, ये किसके पुत्र, बिंबिसार। तो बिंबिसार के पुत्र के पिता कौन है, बिंबिसार। इनके बचपन का नाम लिखिएगा कुड़िक, बचपन का नाम क्या है, कुड़िक। अब इनको क्यों याद किया जाता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, इन्होंने बहुत से महाजनपदों को हराया था, मतलब इनका साम्राज्य बहुत ज्यादा बड़ा था इनके टाइम पर, ये बहुत ज्यादा बड़े योद्धा थे, तो इन्होंने बहुत से महाजनपदों को हराकर उन्हें अपनी राजधानी में, मतलब अपने इलाके में मिला लिया था। तो इन्होंने कौन कौन सी महाजनपदों को हराया था, उनका नाम लिखिएगा, लिच्छवी, कौशल, वज्जी, काशी। सबसे प्रमुख इस टाइम में जो मगध के बाद जो दूसरी सबसे प्रमुख महाजनपद था वो था अवंती। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मगध और अवंती बहुत ज्यादा बड़े महाजनपद थे, मगध थोड़ा बड़ा था, अवंती उसके बाद। तो एक बड़े साम्राज्य ने, मतलब अवंती जैसे साम्राज्य को भी हरा दिया, तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर, क्योंकि अवंती को बहुत से राजा नहीं हरा पा रहे थे। तो किसने हराया था, अजात शत्रु ने अवंती को भी हराया। तो लिच्छवी, कौशल, वज्जी, काशी और अवंती को हराया। तो अवंती में आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट, अवंती को हराया। औरों के नाम याद रहे ना रहे, लेकिन इसका जरूर याद रखिएगा कि अजात शत्रु ने अवंती महाजनपद को हराया था। ठीक है, इनकी राजधानी लिखिएगा राजगृह, इनकी राजधानी लिखिएगा राजगृह। तो दोनों ही बाप बेटों की राजधानी क्या रही है, राजगृह। पिता पुत्र दोनों ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी, राजगृह बसाई थी। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इनके टाइम पर पहली बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। बौद्ध संगीति क्या होती है ना,
जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी, तो डेथ होने के 100 साल बाद पहली बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। यानी कि उनके डेथ के बाद भी बौद्ध धर्म में सही से चल रहा है नहीं चल रहा, उसके क्या क्या नियम है, ऐसा होता है ना, क्योंकि महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे, सब लोग सुनते थे। लेकिन उनके बाद क्या इतने लोग हैं कि वो उपदेश दे रहे हैं नहीं दे रहे, जो भी उन्होंने बताई थी बातें, क्या वो लोगों तक पहुंची है, फैल रही है नहीं फैल रही है। तो ये बौद्ध संगीत में क्या होता था ना, ये लोग जो है आपस में विचार करते थे, जो भी नियम वगैरह बनाए उसके बारे में बातचीत, मतलब एक मीटिंग समझ लो, जैसे आजकल चलती है ना, जैव विविधता पर मीटिंग चलती है, जलवायु परिवर्तन पे मीटिंग चलती है, COP 21 COP 15 ये आपने सुने होंगे। तो ये क्या होती है, इस तरीके की एक मीटिंग बुलाई थी इन्होंने पहली, कि बौद्ध धर्म में जो भी नियम है उसके बारे में चर्चा करने के लिए, वो कितना फैला है, वो नियम कितने सही है, उसमें क्या क्या चेंजेस, समय के साथ चेंजेस होने चाहिए, तो इसको लेकर संगीति बनाई थी। तो ये 4 संगीति हुई थी बौद्ध धर्म को लेकर। तो ये इंपॉर्टेंट चारों की चारों याद रखनी है। पहले अभी मैं आपको बता रही हूँ, पहली मैं चारों आपको एक साथ लिख पाऊंगी, फिलहाल आप लिख लीजिए कि पहली बौद्ध संगीति इनके समय में बुलाई थी। लिखना, इनके समय में पहली बौद्ध संगीति बुलाई, संगति, बौद्ध संगति। तो पहली बौद्ध संगति किसके टाइम में बुलाई गई थी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि अजातशत्रु के किसके समय में पहली बौद्ध संगति बुलाई गई थी। संगीत के लोगों को 3 सवाल बनते हैं कि किस उस टाइम में राजा कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था, बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन था, कहाँ बुलाई गई थी, ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको जब चारों लिखाऊंगी ना तब बता दूंगी, पहले आपको सिर्फ इतना ही समझना है। अब इस एक बार इसके फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमें देखना है एक और राजा जो कि इसी वंश के हैं, राजा उदयन। राजा उदयन को इसलिए याद रखना है क्योंकि राजा उदयन पहले राजा थे, मगध साम्राज्य के पहले राजा थे, जिन्होंने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। मैंने आपको बताया था ना, हमेशा से ही मगध कहाँ है, बिहार में। बिहार पाटलिपुत्र के नाम से वर्तमान की पटना भी राजधानी पड़ी है। तो बिहार का जो मगध का इलाका था, इसमें जो इंपॉर्टेंट राजधानी रही है वो हमेशा से पाटलिपुत्र रही है। मौर्यों के काल में भी पाटलिपुत्र थी। तो ये पाटलिपुत्र सबसे पहले किस राजा ने अपनाई थी ये राजधानी, तो इसका सवाल बहुत बार पूछा गया है कि किस राजा के समय में सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। तो राजा उदयन ने पहले पहले राजा हैं जिनकी राजधानी ठीक है ना। तो पहले राजा कौन है, राजा उदयन। इससे मैंने आपको पता ही चल गया, बिंबिसार और उदयन की सॉरी, बिंबिसार और अजातशत्रु की राजधानी क्या थी, राजगृह। तो उदयन की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। अब यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका हर्यक या पितृहंता वंश। अब हमें देखना है नेक्स्ट, जो कि है शिशुनाग वंश। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मगध में सबसे पहला कौन सा है, फिर कौन है, फिर कौन है, तो इसके सिक्वेंस भी याद रखना है। तो पहला हर्यक वंश दिमाग में बैठ गया। अब हम चल रहे दूसरे वंश की तरफ, जिसका नाम है शिशुनाग वंश। इसको मैं मिटा रही हूँ। अच्छा, इस वंश का एक और अंतिम शासक लिख लीजिए, एक अंतिम शासक भी पूछा जा सकता है। तो इस वंश का लास्ट शासक कौन है, नागदशक। तो हर वंश के एक अंतिम शासक के रूप में भी आप ध्यान रखना, नागदशक इनके अंतिम शासक थे, फिर उसके बाद ये वंश समाप्त हो चुका था। अब देखते हैं शिशुनाग वंश। इसकी शुरुआत हुई थी 413 ईस्वी पूर्व। अगर 413 ईस्वी पूर्व इनकी शुरुआत हो तो लगभग लगभग 413 ईस्वी पूर्व में हर एक वंश भी समाप्त हो चुका होगा। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिखिएगा, नंबर 1 संस्थापक। तो पहले आपको ये लिखनी है, ठीक है, इनकी टाइम पीरियड 413। अब संस्थापक कौन है, यानी कि संस्थापक वो होते हैं जो उस साम्राज्य की या उस वंश की स्थापना करते हैं, या जिनके नाम से वो वंश की शुरुआत हो जाती है, वो होते हैं संस्थापक। तो इनके संस्थापक कौन है, शिशुनाग। शिशुनाग ही इनके संस्थापक है और इन्हीं के नाम से इनके वंश का नाम पड़ा है। ठीक है ना, तो इनके नाम से इनके वंश का नाम पड़ता है शिशुनाग। अब है इनकी इंपॉर्टेंट राजधानी। इनके टाइम में राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनकी राजधानी थी गिरिव्रज। एक्चुअली में ना क्या हुआ था, जो ये गिरिव्रज है ना, ये गिरिव्रज राजगृह ही है। उनके टाइम में जो अजातशत्रु के टाइम में राजगृह थी, वो ही राजधानी इनकी राजगृह है। लेकिन इस टाइम में नाम चेंज हो जाता है, वो हो जाता है गिरिव्रज, जिसे क्या कहा गया है, राजगृह। या इनकी 2 राजधानियां बताई जाती है, एक है गिरिव्रज और एक है वैशाली। ठीक है ना, तो वैशाली और गिरिव्रज ये किसके टाइम की राजधानी रही है, शिशुनाग के टाइम पे। और इनके अंतिम शासक कौन है, महानंदी। इनके बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
महानंदी। सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इनके संस्थापक कौन है, इनकी राजधानी क्या और अंतिम शासक। अंतिम शासक भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है और राजधानी भी शायद ही पूछा जाए, लेकिन हाँ संस्थापक पूछे जाते हैं कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, शिशुनाग। लेकिन राजधानी और ये इसको भी याद रखिएगा, 3 ही पॉइंट है, बस आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं हम इसमें अगला वंश जो कि है नंद वंश। नंद वंश के बारे में तो आप जानते भी होंगे, इंपॉर्टेंट वंश रहा है। तो अब देखते हैं नंद वंश के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 345 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 345 ईस्वी पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई थी। तो नंद वंश के संस्थापक को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि इसके संस्थापक और इसके प्रमुख राजा का नाम पूछा जाता है। तो नंद वंश के संस्थापक है महापद्मनंद। इन्हें कहा जाता है सर्व क्षत्रिय हंता। ठीक है ना, महापद्मनंद को क्या कहा जाता है, सर्व क्षत्रिय हंता। तो इनकी राजधानी लिखिएगा, इस टाइम पे राजधानी हो चुकी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, इनके टाइम तक राजधानी क्या हो गई थी, पाटलिपुत्र। लेकिन उद्यन पहले राजा थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। तो इनकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। क्या बोला ना, बौद्ध ग्रंथ में महापद्मनंद का एक नाम आता है, तो वो लिख लीजिएगा कि बौद्ध ग्रंथ में इन्हें क्या कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ में उद्यन नाम आया, इनका नाम आया है उद्यन। बौद्ध ग्रंथ में इन्हें उद्यन कहा गया है। ठीक हो गया, सॉरी उद्यन नहीं, उद्यन नहीं, उद्यन तो वो थे उग्रसेन। उग्रसेन। और इनका राज्य चिन्ह बहुत बार पूछा गया है, इनका राज्य चिन्ह क्या है, तो इनका राज्य चिन्ह है गाय। ठीक है, गाय इनकी राज्य चिन्ह के रूप में होती थी। और इनके अंतिम शासक को खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि यही अंतिम शासक थे जिन्होंने चाणक्य को अपमानित किया था। और चाणक्य ने ये वचन लिया था कि वो इनसे भी बड़ा शासक लेकर आएंगे और इनकी जगह में, और हुआ भी ये था। इसके बाद मौर्य काल की शुरुआत हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इस वंश को हराया था और वंश को हराने के बाद अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो अंतिम शासक लिखिएगा धनानंद। अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन है, धनानंद। लिखिएगा कि चाणक्य को अपमानित किया था, चाणक्य को अपमानित। तो चाणक्य को अपमानित करने वाले शासक कौन है, धनानंद। और इनके पास बहुत ज्यादा विशाल सेना होती थी, मतलब इस नंद वंश के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी। हुआ ये था कि इसी टाइम में जो सिकंदर है वो भी विश्व विजय के लिए निकल चुके थे। तो जब सिकंदर ने बहुत से क्षेत्रों को विजय भी किया था, जब माना जाता है कि जब वो जब वो भारत की तरफ आए थे, तो उन्होंने, उस टाइम पे था नंदवंश, उस टाइम में नंदवंश चल रहा था। तो जिस टाइम में सिकंदर भारत के टाइम पे आए थे, तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर को बहुत बड़ी विशाल सेना है। तो वो सेना किसके थे इस टाइम में, नंदवंश। तो उनका मानना यह था कि मतलब इस टाइम पे जो ये वंश स्थापित हुआ तो बहुत ज्यादा मजबूत वंश था और बहुत बड़ी सेना के रूप में था। और चाणक्य जो थी इनके मंत्री के रूप में कार्य करते थे, बट इन्होंने इनको अपमानित किया था। दैट्स वाई फिर उसके बाद इन्होंने जो प्रण लिया था उसको कंप्लीट किया, और इनके बाद शुरू हो जाता है मौर्य वंश, जो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वंश है प्राचीन इतिहास का। तो इसके बारे में अब हम जानेंगे। अब तक के जो है आपको इन वंशों के बारे में अच्छे से समझ लेना है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, इनके संस्थापक, इनके प्रमुख राजा, और वैसे इंपॉर्टेंट हर्यक वंशी है, हर्यक वंशी के दोनों संस्थापक और राजा याद रखिएगा। शिशुनाग वंश में सिर्फ उनके संस्थापक और उनकी राजधानी देख लेना। और फिर नंदवंश, नंदवंश में दोनों का नाम याद रखिएगा, महापद्मनंद और धनानंद का। ठीक है, अब हम कल से देखेंगे मौर्य शासक। और एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, जो अब तक का मैंने जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में पढ़ाया था, उसमें बहुत से लोगों के कॉमेंट आए हैं कि आपने सही नहीं पढ़ाया है, आपने गलत पढ़ाया है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम आपको जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो मैं अपने मन से नहीं बना रही हूँ या अपनी थ्योरी नहीं बना रही हूँ। मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो सब किताबों की लैंग्वेज के आधार पर ही बताया, और ऐसी वैसी किताबें पढ़कर नहीं बताया। वो जो भी मैंने आपको बताया, और जो जिन्होंने भी ये किताबें लिखी है उन्होंने भी ऑथेंटिक सोर्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने जब रिसर्च किया है तब जाके इन सब चीजों के बारे में जब खोजबीन की, तथ्यों को रखा है, तब जाके उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा है। और उसी को हम लोग भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ते हैं। तो आप ये मत कहिए कि आप ये ऐसा पढ़ा रहे हो वैसा पढ़ा रहे हो। हाँ, अगर कुछ किताबी लैंग्वेज से ही मैंने कुछ ऊपर नीचे किया हो, तर्क गलत हो, तथ्य गलत हो, तो आप जरूर कहें। लेकिन आपके विश्वास के आधार पर आप कुछ और मानते हो धर्म को और लिखा कुछ और है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो हम किसी के विश्वास के आधार पर यहाँ नहीं बताते हैं। एक ने कहा था कि जो भगवान महावीर है वो 24वें भगवान है। तो
देखो पहली बात तो ये कि वो तीर्थंकर के रूप में उन्हें बताया गया, और तीर्थंकर का मतलब क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, घाट बनाने वाला। और मैंने ये भी बताया था कि उनको भगवान के रूप में बाद में पूजा गया, तो उन्होंने स्वयं को कभी भी भगवान के रूप में नहीं बताया गया था, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ना धर्म के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा धार्मिक होकर ना बैठे। आप एज एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। आपको कोई धर्म के महागुरु नहीं बनना है, आपको उसके बारे में सीखना, उसके पॉजिटिव चीजों को, नैतिक चीजों को उतारना है जीवन में, ना कि ये कि वो ये थे या वो थे, इससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बौद्ध धर्म में बहुत सी नैतिक शिक्षा दी थी, तो आप उसको मतलब उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी, उसको अपने जीवन में उतारने के बजाय आप धार्मिक हो जाते हैं। तो धार्मिक धर्म को थोड़ा किनारे रखकर अगर आप पढ़ेंगे ना, तब जाके आप अपनी तर्क शक्ति को खोल पाएंगे। अदरवाइज जैसा आज तक समाज में चलता आ रहा है वही चलता रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, और हम विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, तो ऐसा विकसित भारत तो शायद नहीं बन पाएगा हमारा। तो पहले अपनी तर्क शक्ति को, अपने मन मस्तिष्क को खोलिए, उसके बाद जाकर दूसरों को सुनिए और कमेंट कीजिए। तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट करा कीजिए, क्योंकि हम इतने फालतू नहीं है कि आपके इन बकवास कमेंट्स के लिए यहाँ पर बैठे, ठीक है ना। तो अपना थोड़े शब्दों पर ध्यान दीजिए, अच्छे से सारी चीजें पढ़ लीजिए, उसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद जाकर दूसरों को कुछ कहें तो बेहतर होगा। और जो भी यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं वो अपनी पढ़ाई में फोकस करें, और जो फालतू की बातें बनाने आए हैं वो खुद अपना जीवन अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे मैं क्लास एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आई तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे सब लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।